वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिटेशन एक्ट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम जो है आज कवर करेंगे सेक्शन 4 कंडोनेशन ऑफ डिले, सेक्शन 5 एंड लीगल डिसेबिलिटी सेक्शन 6, और कोशिश करेंगे कि सेक्शन 7 भी जो है कवर हो जाए। जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि हम जो है अपनी एक कंप्लीट माइनर लॉज की सीरीज जो है चलाई है, जिसमें अभी हमने जो है ऑलरेडी 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं। ये 3rd लेक्चर है और इसके बाद में जो है थोड़ा कोशिश करते हैं कि लिमिटेशन एक्ट को अच्छे से कवर करने के बाद में सभी को जो है 1 बाय 1 लेंगे। और अभी 2 माइनर लॉज की सीरीज एक साथ चल रही है। पहला एक में हम लिमिटेशन पढ़ा रहे हैं, दूसरा हम पढ़ा रहे हैं प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट 1958, जिसका एक लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा हो वो जा करके देख लेना यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। टुडे वी आर स्टार्टिंग सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 ही है ना? हाँ, सेक्शन नंबर 4 निकालेंगे लिमिटेशन एक्ट का, ठीक है। ये क्या बात करता है? एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। ये पेन थोड़ा पतला लिख रहा है ना, ये भी ऐसा ही है, ये ठीक है। इसीलिए मैं 2-3 पेन एक्स्ट्रा रखता हूँ, कब कौन सा पेन दिक्कत कर जाए ना, भरोसा नहीं है इनका। हाँ, तो ये क्या कहता है? ये बात करता है विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो। मतलब मान लीजिए कि आपके पास जो है 3 साल का टाइम पीरियड था कि आप जो है कोई भी सूट, एप्लीकेशन, फाइल एंड अपील जो है आप कोर्ट में फाइल करें, लेकिन आप जो है किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाते हैं और आप जो है लास्ट डे जो है कोर्ट में पहुंचते हैं। मान लीजिए आपकी जो है सूट फाइल करने की लास्ट डेट, जो लिमिटेशन पीरियड की लास्ट डेट थी, वो थी 12/3/2026, ठीक है। आप जो है, ये आपके लिमिटेशन पीरियड की लास्ट डेट थी, ठीक है। और आप 12/3/2026 को ही कोर्ट में जाते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि कोर्ट जो है वो क्लोज है, या तो स्ट्राइक की वजह से, या वहां काम नहीं हो रहा, या फिर जो है कोई हॉलीडे की वजह से, ठीक है, हॉलीडे की वजह से। तो उस कंडीशन के बारे में बताता है कि यदि ऐसी कोई कंडीशन आती है जब आपके लिमिटेशन पीरियड की लास्ट डेट है और उस समय कोर्ट बंद हो, तब जो है क्या होगा। तो उसके आगे एक बार अब पढ़ते हैं। वैसे तो मैं बता सकता हूं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उस डेट को मान लिया जाता है जब भी कोर्ट नेक्स्ट डे खुलेगा ना, तो वही जो डेट होगी, वो जो डेट होगी उसकी लिमिटेशन की लास्ट डेट होगी। मतलब कि 12/3 को कोर्ट, जैसे मान लीजिए संडे का हॉलीडे था, तो जब भी 13/3 को जो है इसकी लिमिटेशन की लास्ट डेट मानी जाएगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये कहता है कि एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड्स व्हेन कोर्ट इज क्लोज, मतलब कि कोई विहित काल जब जो है कोर्ट जो है उस समय क्लोज हो। और ये जो याद रखना, अपील, एप्लीकेशन एंड सूट, इन तीनों पर अप्लाई होता है, ठीक है। कोई भी सूट फाइल करना हो, या अपील फाइल करनी हो, या कोई एप्लीकेशन फाइल करनी हो, और उस एप्लीकेशन की लिमिटेशन आपके पास जो है लास्ट डे यदि आपको बचता है, और उस लास्ट डे में जो है कोर्ट क्लोज है किसी भी रीजन की वजह से, तो जब भी कोर्ट नेक्स्ट डे खुलेगा वही डेट जो होगी आपकी लिमिटेशन की लास्ट डेट मानी जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी एक बार पढ़ लेते हैं इसको। Where the prescribed period of any suit, appeal or application expires on a day when the court is closed, जहां पर जो है किसी की जो है अपील, सूट एंड एप्लीकेशन के प्रिस्क्राइब पीरियड की जो है लिमिटेशन समाप्त हो रही हो और उस दिन जो है कोर्ट बंद हो, the suit, appeal or application may be instituted, preferred or made on the day when the court is reopened। तो वो सूट, अपील और एप्लीकेशन उस दिन फाइल करी जा सकेगी जिस दिन कोर्ट रीओपन होगा, दोबारा से ओपन होगा। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है?
एक्सप्लेनेशन, ये समझ में आ गया ना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ए कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज्ड ऑन एनी डे विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इज ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ हिज नॉर्मल वर्किंग आवर्स इट रिमेन क्लोज ऑन द डे। तो ये कहता है मतलब कि कोर्ट जरूरी नहीं है कि कोर्ट को जो है तभी बंद माना जाएगा जब कोर्ट का हॉलीडे हो, नहीं, कोई और रीजन होने की वजह से, मतलब कि साधारण चाहे कोर्ट चालू भी हो लेकिन वहां पर जो है सामान्य तौर पर कामकाज ना हो रहा हो, बंद हो, उसके क्या रीजन हो सकते हैं, या तो रीजन हो सकता है कि एक तो रीजन स्ट्राइक का हो सकता है, ठीक है, एक रीजन स्ट्राइक का हो सकता है ना, या फिर कोई कोर्ट में कोई फंक्शन वगैरह हो जिसकी वजह से जो है वर्क सस्पेंड कर दिया हो, वर्क सस्पेंड के कोई अदर रीजन भी हो सकते हैं। तो मतलब कि ये है कहने का कि कोर्ट जो है अपना काम जो है उस दिन जो है ना कर रही हो, भले ही कोर्ट ओपन हो बट कोर्ट जो है उस समय वर्क सस्पेंड कर रखा हो, तब भी ये माना जाएगा कि कोर्ट जो है उस समय बंद है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और यदि इसमें एक चीज और जोड़ देना कि यदि कोर्ट जो है आधे दिन तक कंटिन्यू रहता है, मतलब हाफ डे तक चलता है और हाफ डे बाद जो है उसमें वर्क सस्पेंड हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपका लिमिटेशन पीरियड एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि कोर्ट 10 बजे से खुला, ठीक है, और 12 बजे जाके जो है वर्क सस्पेंड हो गया, वर्क सस्पेंड कर दिया, वर्क सस्पेंड हो गया, तो आपके पास जो टाइम पीरियड बचा था कि 12 से 5 का जो टाइम पीरियड था आपके बीच में, आपको वो टाइम पीरियड जो है नेक्स्ट डे पूरा आपको मिल जाएगा और आपको जो है लिमिटेशन पीरियड एक दिन बढ़ जाएगा, जो भी नेक्स्ट डेट होगी उस डेट तक को जो है आपका लिमिटेशन पीरियड बढ़ जाएगा। तो ये कहता है सेक्शन नंबर 4। अब आते हैं सेक्शन नंबर 5 पर, विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। मतलब ये बात करता है कि जो लिमिटेशन पीरियड्स होता है, अभी तक हमने बात करी कि लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाए तो सूट फाइल नहीं होगा, चाहे उसका डिफेंस ले या ना ले, जब हमने सेक्शन 3 पढ़ा था, जरूरी नहीं है कि डिफेंस ले, कोर्ट जो है उसको अपने आप ही डिसमिस कर देगा। लेकिन अब बात करते हैं कि यदि जो है कुछ मैटर्स में प्रिस्क्राइब जो लिमिटेशन पीरियड है वो समाप्त भी हो जाता है, तो उसको जो है एक्सटेंशन करने के लिए जो है उसको एक्सटेंशन किया जा सकता है कुछ कंडीशंस में। वो कंडीशंस क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। इस सेक्शन को जो है हम कंडोनेशन ऑफ डिले भी बोलते हैं, ठीक है, कंडोनेशन ऑफ डिले भी इसी सेक्शन को बोलते हैं। ये ना समझ में आ गया क्यों नहीं चल रहा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 5, जो बात करता है इसको हम बोलते हैं कंडोनेशन ऑफ डिले। ठीक है, या फिर इसकी जो पूरा वो है वो लिख लेंगे, एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस, एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड। कुछ मामलों में जो है समय का बढ़ाया जाना, सर्टेन केसेस। तो अब ये क्या कहता है इसको देखते हैं, ठीक है। ये कहता है एनी अपील, हाँ, जो प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो कैसे पूछे जाते हैं, सेक्शन 3-4 से मेनली मैंने जब आरजेएस का दिया था तो उसमें आया था कि सेक्शन 4 जो है किस पर अप्लाई होता है। उसमें ऑप्शन थे, ए में जो था सेक्शन, ये पूछ लिया था कि सेक्शन 4 किस पर अप्लाई होता है, अपील पर, सूट पर, रिट पर, ठीक है, ऐसे कर दिए थे। बी में ऑप्शन दे दिया था अपील, सूट एंड एप्लीकेशन, थर्ड में कुछ और दे दिया था। तो इस चीज को याद रखना कि 3, 4, 5 जो है किस किस पर अप्लाई होता है, अपील पर कौन सा होता है, सूट पर कौन सा होता है, एप्लीकेशन पर कौन सा होता है, तीनों किस पर होते हैं। तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद आ गई तो बता दिया आपको। छोटी छोटी चीजें हैं ये एग्जाम में बहुत काम आती हैं। कोई, अब देखिए सेक्शन नंबर 5 पढ़ेंगे, कोई भी अपील या कोई भी आवेदन जो सिविल प्रक्रिया संहिता के धारा ऑर्डर 21 के उपबंधों के अधीन किसी अधिविधि
के आवेदन से भिन्न हो, मतलब कि ऑर्डर 21 जो है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर की बात करता है, उससे अलग कोई भी अपील और कोई भी आवेदन, ठीक है, याद रखिएगा किस पर अप्लाई होता है सेक्शन 5, अपील एंड एप्लीकेशन पर, अपील एंड एप्लीकेशन। अपील या कोई भी आवेदन जो सीपीसी या विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय को यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतु था। मतलब कि यदि जो है जो आवेदन करने वाला है, अपीलार्थी है, यदि वो कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर देता है कि वो उसने जो है वो क्यों जो है इतने टाइम पीरियड के अंदर जो है उसको फाइल नहीं कर पाया अपनी एप्लीकेशन को या अपील को, तो जो है कोर्ट उसको जो है परमिशन ग्रांट कर देगी और उसको फाइल करने के लिए परमिशन दे देगी। अब कैसे, इसके रीजन क्या हो सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है कोमा में था, ठीक है, उसको जो है पता ही नहीं चला कि जब केस चल रहा था तो ठीक है, फिर बाद में वो एक्सपार्टी होगा, वो अपील ही नहीं डाल पाया। अब जब वो कोमा से बाहर आया तब उसको पता चला कि मेरे खिलाफ तो जो है ऑर्डर पास हो गए, तो वो उसमें भी जो है अपील में जा सकता है और कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अब मैंने ये भी देखा है कि चेक बाउंस के मैटर्स में यहां तक भी चेक एनआईए एक्ट के 138 में भी जो है कंडोनेशन ऑफ डिले फाइल हो सकती है यदि कोई चाहे तो, अगर उसके पास जो है प्रॉपर वैलिड रीजन है तब जो है वो कंडोनेशन ऑफ डिले 138 में भी फाइल कर सकता है। ठीक है, बस आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना है और ये बताना है कि आप क्यों जो है एक जो लिमिटेशन आपके पास थी उसके अंदर आप उसको फाइल क्यों नहीं किया। अब आते हैं इसके स्पष्टीकरण पर, वो क्या कहता है, यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक विहित काल के अभिनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतु समझा जाएगा। तो ये कहता है कि यदि जो है आवेदक जो था वो हाईकोर्ट के किसी ऑर्डर की वजह से जो है, हाईकोर्ट के किसी ऑर्डर या जजमेंट की वजह से जो है वो भुलावे में पड़ गया, ठीक है, वो कंफ्यूज हो गया कि हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया उसको समझ ही नहीं आया, लेकिन जब तक समझ आया जब तक लिमिटेशन पीरियड निकल चुका था, और ऐसे मैटर्स में भी जो है उसके लिए उसके पास कंडोनेशन ऑफ डिले की वो एप्लीकेशन लगा सकता है और कोर्ट उसको मंजूर कर सकती है। बट इसमें जो है कोर्ट मंजूर नहीं करती है, ये चीज कोर्ट जो है मानती नहीं है इस चीज को ज्यादातर मैटर्स में। और इसमें एक वर्ड यूज किया गया हिंदी में संगणना करने में, मतलब कि वो जो है उस चीज को काउंट करने में कि वो ये भूल गया था कि कितने दिन जो है इसकी लिमिटेशन पीरियड है, वो इस चीज के भ्रम में रह गया। ठीक है, आया समझ में, वो ये चीज नहीं जान पाया कि अभी मेरे पास, मान लीजिए उसके पास 30 डेज की लिमिटेशन पीरियड थी, ठीक है, अब जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो वो इस चीज को जो है समझ नहीं पाया कि कितने दिन का टाइम पीरियड जो है मुझे मिला है, या उसको वो भ्रम में पड़ गया था उस ऑर्डर की वजह से, या तो वो ये सोच रहा था कि हाँ मैं इसको जीत गया हूँ, ठीक है, भ्रम में किसी भी प्रकार पड़ सकता है, या उसको समझ में ही नहीं आया हो। इसमें केयरलेस नेग्लिजेंस जो होती है वो इसमें अप्लाई नहीं होती। ठीक है, कोर्ट इस चीज को पकड़ लेता है, आप चाहे कितने ही ओवर स्मार्ट बन जाएं, जब कोर्ट के सामने पहली बार फाइल जाती है तो कोर्ट देखते ही उस चीज को जो है बता देता है, क्योंकि उनके पास जो है इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि वो किसी भी चीज को एक बार में देखते ही वो ये चीज पता कर लेते हैं इजीली। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 5, कंडोनेशन ऑफ डिले। ठीक है, कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए वैलिड रीजन होना चाहिए, अपील एंड एप्लीकेशन पर सेक्शन नंबर 5 अप्लाई होता है। डस्टर खराब हो गया है, डस्टर। अब आते हैं सेक्शन नंबर 6 पर। ठीक है, ये क्या बात करता है, लीगल डिसेबिलिटी, विधिक निर्योग्यता। लीगल डिसेबिलिटी, विधिक निर्योग्यता क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
प्रैक्टिस जब आप करते हो तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है हर तरीके से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करोगे तो उसमें तो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, आपके बहुत काम आती है कोर्ट में भी। क्या कहता है, जहां की कोई व्यक्ति जिसे वाद दायर करने का या किसी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का हक हो, उस समय, याद रखिएगा क्या कहता है कि वाद दायर करने का, ठीक है, सूट फाइल करने का, और या फिर किसी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने पर, ठीक है, एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है, आवेदन करने का हक हो या उस समय जब से विहित काल की गणना की जानी है, अवयस्क या पागल या जड़ हो। मतलब कि ये कहता है कि जब जो है आपके पास राइट था कि आप जब आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ सूट फाइल करने का या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का फाइल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, आवेदन करने के लिए, उस समय जो है आप क्या थे, उस समय या तो आप जो थे माइनर थे, ठीक है, आप किसी डिसेबिलिटी से ग्रस्त थे जिसकी वजह से जो है आप जो है उसको फाइल नहीं कर पाए। जब भी डिसेबिलिटी होती है तो वो जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड की गणना होती है, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड जो पीरियड होता है उसकी जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो वही स्टॉप पॉज हो जाता है, वहां से आगे नहीं बढ़ता जब तक कि जो है आपकी डिसेबिलिटी दूर नहीं हो जाती। मतलब कि मेरे को 3 साल का टाइम पीरियड दिया गया, ठीक है, सूट फाइल करने का मेरे को 3 साल का लिमिटेशन थी, लेकिन जो है मैं माइनर था उस समय, मेरी उम्र 10 साल थी, तो वो जो लिमिटेशन पीरियड है ना वो वहां पर स्टॉप हो जाएगा जब तक कि मैं मेजर नहीं हो जाता 18 साल। जैसे ही मैं 18 साल का हो जाता हूँ, मेरी डिसेबिलिटी दूर होती है, तो वहां से जो है 18 से 3 साल तक का जो है मेरे को लिमिटेशन पीरियड जो है दोबारा से वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें 3 चीजें कहता है, ये एक तो माइनर हो, इंसेन हो और इडियट हो। इंसेन, इडियट, इसको हिंदी में बोलते हैं पागल और जड़, इसको अव्यस्क, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है पर कोई नहीं, पागल या जड़, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये बात करता है सूट एंड एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, आपके फेवर में कोई जो है डिसीजन आ गया, अब आपको उसको एग्जीक्यूट करवाना था, ठीक है, आपके फेवर में डिसीजन आ गया 12/3/226, ठीक है, 12/3/2026 को आपके फेवर में डिसीजन आया। अब यहां से जो है आपके पास जो है 3 साल का टाइम पीरियड, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, माइंड मत करना कि कितना टाइम पीरियड है कितना नहीं है, वो चीज बताऊंगा, ठीक है। ये मत देखना कि एग्जीक्यूशन में इतना टाइम है इतना टाइम है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। 3 साल का जो है आपके पास ये था कि आप एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं 3 साल के अंदर अंदर। तो 3 साल के अंदर अंदर मतलब कि मेरे खिलाफ मेरे हक में ऑर्डर आया 12/3/26 को, ठीक है। अब मेरे पास 3 साल का टाइम पीरियड था कि मैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फाइल करूं। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री 6 महीने बाद फाइल होती है, तो 6 महीने के बाद के टाइम पीरियड लगा लीजिए आप ये, ठीक है। तो मेरे पास कितना टाइम होना चाहिए, 12/3/2029 तक का टाइम पीरियड होना चाहिए था, लेकिन जब ये ऑर्डर आया तो उसके बाद में जो है मैं क्या हो गया, मैं पागल हो गया, ठीक है, जड़ हो गया, या फिर जो है उस समय मैं माइनर था, जिसकी वजह से मैं जो है इसको जो है फाइल नहीं कर पाया, जो मेरी निर्योग्यता बन गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब कोई डिसेबिलिटी होती है तो उस कंडीशन में जो होती है ना वो लिमिटेशन पीरियड जो होता है, ठीक है, लिमिटेशन पीरियड स्टॉप हो जाता है। लिमिटेशन पीरियड काउंटिंग जो होती है ना वो उस कंडीशन में स्टॉप हो जाती है, और वो तब स्टार्ट होती है जब आप जो है डिसेबिलिटी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये कहता है इसका सबसेक्शन 1। अब आते हैं हम सबसेक्शन 2 पर। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, जहां की ऐसा व्यक्ति उस समय जब से विहित काल की गणना की जानी, विहित काल मतलब प्रिस्क्राइब पीरियड की गणना की जानी है, ऐसी 2 निर्योग्यताओं से ग्रस्त हो, अथवा जहां की वह अपनी निर्योग्यता का अंत होने से पूर्व किसी दूसरी निर्योग्यता से ग्रस्त हो। तो ये बात करता है, बोर्ड बदलना पड़ेगा, छोटा है। देखो सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि जब कोई व्यक्ति जो है प्रिस्क्राइब पीरियड की गणना जब से स्टार्ट होनी थी उस समय जो है वो 2 डिसेबिलिटीज से ग्रस्त था, ठीक है, याद रखिएगा विहित काल की गणना की उस समय, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं इसको,
उस समय जब विहित काल की गणना की जानी थी, विहित काल मतलब प्रिस्क्राइब पीरियड, विहित काल की गणना की जानी है, ऐसी दो नियोग्यताओं से ग्रस्त, तब जो है वो दो नियोग्यताओं से ग्रस्त था। दो नियोग्यताओं से ग्रस्त हो, या फिर एक निर्योग्यता से ग्रस्त था लेकिन एक के समाप्त होने से पहले ही वो उसको दूसरी निर्योग्यता, दूसरी डिसेबिलिटी ने जो है उसको पकड़ लिया। ये कहता है कि वहां निर्योग्यता का अंत होने से पूर्व दूसरी निर्योग्यता से ग्रस्त हो गया। आगे कहता है कि एक निर्योग्यता, मैं समझाऊंगा अभी इसको, ठीक है, लिख लो अभी, का अंत होने से पूर्व दूसरी डिसेबिलिटी से ग्रस्त हो। वहां वह दोनों नियोग्यता का अंत होने के बाद उतने ही काल के भीतर वाद दायर या आवेदन कर सकेगा जितना अन्यथा उसे विनिर्दिष्ट समय में अलाउ हो। ठीक है, वहां डिसेबिलिटी समाप्त होने के बाद, डिसेबिलिटी खत्म होने के उतने समय बाद, उतने ही समय बाद दायर करेगा जितना उसे तब मिलता जब वह नियोग्यता से ग्रस्त न होता। ठीक है, अब समझाता हूँ ये दो जो है ये क्या बात करते हैं। तो ये कहता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो था, जब उसका प्रिस्क्राइब पीरियड, जब उसका लिमिटेशन थी कि वो जो है सूट फाइल करे, कोई एप्लीकेशन फाइल करे, तब जो है वो क्या था, दो डिसेबिलिटी से ग्रस्त था एक साथ। मतलब कि मान लीजिए कि एक तो वो माइनर था, माइनर भी अपने आप में डिसेबिलिटी है, और प्लस वो भी था इनसेन, पागल भी था। ठीक है, तो वो दो डिसेबिलिटी से ग्रस्त था। तो ये दोनों डिसेबिलिटी जब तक रहेंगी, जब तक उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा लिमिटेशन का। ठीक है, जब ये दोनों डिसेबिलिटी खत्म हो जाएंगी, उसी के बाद उसको उतना समय दिया जाएगा जितना कि उसको तब दिया जाता यदि वो डिसेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, जितना टाइम पीरियड उसको तब दिया जाएगा। अब दूसरी बात इसमें ये कहता है, ये तो हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी ये बात कहता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है पहले एक डिसेबिलिटी से ग्रस्त था। ठीक है, कोई व्यक्ति पहले सिर्फ ये था कि वो जो है क्या था, कि वो सिर्फ माइनर था। इसमें माइनर की अच्छे एग्जांपल सेट होते हैं कि वो जो है माइनर था पहले। अब कोर्ट ने ये वेट किया कि इसको जो है एक बार मेजर होने का वेट करते हैं, और वो उस समय 17 साल का था कोर्ट। ठीक है, उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ बिकॉज वो डिसेबिलिटी थी, वो माइनर था। तो कोर्ट ने वेट किया, लेकिन इस डिसेबिलिटी के इसके 18 साल से होने से पहले ही जो है ये क्या हो जाता है, ये पागल हो जाता है, या फिर इसको दौरे पड़ने चालू हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब दूसरी किसी डिसेबिलिटी से जो है ये ग्रस्त हो जाता है, जिसकी वजह से जो है इसको टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट नहीं होता, लिमिटेशन पीरियड जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, वो लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होगी, वो लिमिटेशन पीरियड तब स्टार्ट होगी जब ये दोनों डिसेबिलिटीज जो हैं ये समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद ही वो लिमिटेशन पीरियड समाप्त होगी। एग्जाम्पल के लिए कि ए जो है, मैं वैसे ही बता देता हूँ। ठीक है, मतलब कि ए के पास जो है किसी भी सूट को फाइल करने के लिए 2027 1 जनवरी 2027 तक के टाइम पीरियड था। मतलब कि एक साल तक का टाइम पीरियड था, 26/1 से 1/1/26 से 1/1/27 तक का एक साल का लिमिटेशन पीरियड था। लेकिन वो जो है ए उस समय माइनर था। अब क्या होता है कि जब वो जैसे ही वो मेजर होता है, मेजर होने से 1-2 दिन पहले या कुछ समय पहले ही वो क्या हो जाता है, उसको दौरे पड़ने चालू हो जाते हैं, उसकी मेंटल जो स्थिति होती है, वो कंडीशन वो खराब हो जाती है, वो पागल हो जाता है। तो उस कंडीशन में उसको दूसरी दूसरी जो डिसेबिलिटी होती है, लीगल डिसेबिलिटी, उसको घेर लेती है। तो उस कंडीशन में वो टाइम पीरियड जो है तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि उसकी वो दोनों डिसेबिलिटीज खत्म नहीं हो जाती। और उसको वो 1 साल का जो टाइम पीरियड होगा वो उस डेट से दिया जाएगा जिस डेट से उसकी डिसेबिलिटी समाप्त हो जाएगी। ठीक है,
अब आते हैं थर्ड पर। सब क्लोज 3 क्या कहता है? लाइक को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों। देखने वाले लोगों ने अभी तक 70% जो है भाई और बहनों ने जो है ना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है। ठीक है, हम आप ही के लिए वीडियोस को बनाते हैं। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियोस को देखते हो, तो हमें भी ये लगता है कि हाँ चलो हमें भी कोई सुन रहा है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ से। ठीक है, पर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ये है कि अगर मेरी वीडियोस में जो है वो कंटेंट में वो दम होगा कि लोग जो है इससे अट्रैक्ट हों, उनको समझ में आए, तो वो जो है अपने आप ही इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ठीक है, बिना कहे ही करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब हम किसी नए नए स्टूडेंट से, नए नए टीचर से पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि समझ में नहीं आता जल्दी से। उसके लिए आप मेरे को 2-3 दिन का टाइम दें, 2-3 दिन तक वीडियोस को लगातार देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको 100% चीज़ें समझ में आएंगी। और यदि फिर भी कोई ऐसी चीज़ रह जाती है जो आपकी समझ में नहीं आती है, तो आप जो है उसको उसके लिए मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 8708520083। ठीक है, इस नंबर पर जो है आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं किसी भी समय। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 6 के 3 पर। तो ये क्या कहता है, जहां की निर्योग्यता उस व्यक्ति की मृत्यु तक बनी रहती है, वहां एल्लार्स उसकी मृत्यु के पश्चात उतनी काल के भीतर वाद दायर कर सकेंगे जितना कि उसे अंतरिक्ष समय के अनुज्ञात हो। मतलब कि किसी के लिए एग्जीक्यूशन के लिए टाइम पीरियड था 3 इयर्स, लेकिन जो उसकी डिसेबिलिटी थी वो उसकी लाइफ तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो है वो चलती रही और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु के बाद में जो है ना एल्लार्स जो होंगे उनको भी 3 इयर्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा और 3 साल के अंदर अंदर जो है वो अपना सूट एप्लीकेशन या फिर जो भी उनको एग्जीक्यूशन करना है वो अपनी जो है कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। एल्लार्स याद रखना, एल्लार्स। ठीक है, सिंपल ही था। अब आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ क्या कहता है, जहां की उपधारा 3 में विनिर्देश विधिक प्रतिनिधि, हिंदी वाले इंग्लिश वाले ये ना कहें फिर कि हमें जो है चलो दो ही दो बच रहे हैं, क्या शिकायत करेंगे। विनिर्देश विधिक प्रतिनिधि जिस व्यक्ति का वह प्रतिनिधित्व करता है मृत्यु की तारीख को ऐसी किसी निर्योग्यता से ग्रस्त हो, वहां उपधारा 1 और उपधारा 2 के निर्देश लागू होंगे। तो ये कहता है कि अभी यहाँ पर हमने बात करी कि यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है डिसेबिलिटीज के कारण, ठीक है, अंत तक उसकी डिसेबिलिटी बरकरार रहती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके एल्लास को जो है वो टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसकी मृत्यु की डेट से जितना भी टाइम पीरियड वो होगा लिमिटेशन का उसका, उतना उसको टाइम पीरियड दिया जाएगा। अब फोर्थ ये बात करता है कि यदि मान लीजिए इसकी डेथ हो जाती है और एल्लार्स ही क्या है, वो लीगल डिसेबिलिटी में, उनको ही जो है लीगल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो होगा सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 जो है, सब क्लोज 1 और 2 के उपबंध लागू होंगे। जैसे सब क्लोज 1 और 2 लागू होता था, सेम उसी प्रकार से एल्लार्स पर भी जो है वही कंडीशंस लागू होंगी। ठीक है, अब आते हैं सब क्लोज 5 पर। जहां की निर्योग्यता के अधीन कोई व्यक्ति निर्योग्यता का अंत हो जाने के बाद किंतु उस काल के भीतर जो उसके लिए इस धारा के लिए अलाउ था मर जाए। एक मिनट, जहां की निर्योग्यता के अधीन कोई व्यक्ति निर्योग्यता का अंत हो जाने के बाद किंतु उस काल के भीतर जो उसके लिए इस धारा के अधीन अलाउ है मर जाए, वहां उसका एल्लार विधिक प्रतिनिधि उसकी मृत्यु के पश्चात उसी काल के भीतर वाद या आवेदन कर सकेगा जितना उस व्यक्ति को अन्यथा उपलब्ध हो या उसकी मृत्यु नहीं हुई होती। तो ये कहता है मेनली सब क्लोज 5 ये कहता है कि यदि किसी का टाइम पीरियड चला था 3 साल का था वो ठीक था, लेकिन 1.5 साल बाद है जो उसकी मृत्यु हो जाती है और 1.5 साल का टाइम पीरियड जब उसको बचता है तो उसके एल्लास जो है वो 1.5 साल के अंदर अंदर उनको भी इतना टाइम दिया जाएगा एल्लास को भी, और वो जो है 1.5 साल के अंदर अंदर कोर्ट में जाकर के जो अपना सूट एप्लीकेशन या फिर डिग्री एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री कुछ भी जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये कहता है सब क्लोज 5। इसका स्पष्टीकरण अव्यस्क में गर्भस्थ अपत्य भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेक्शन नंबर 6 जो है कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को चीजें जो है समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय। बहुत टाइम हो चुका है वैसे भी, रात के पता नहीं 12 बज रहे हैं।